कहते हैं कि इस धरती का जो हिमालय क्षेत्र है वो बहुत ही रहस्यमय प्रदेश है। इस पूरी धरती का कंट्रोल सिस्टम इस हिमालय के क्षेत्र में ही है। यहाँ ऐसे ऐसे अदृश्य मठ और आश्रम हैं जो आम इंसानों की आंखों से हमेशा ओझल रहते हैं। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये आश्रम और मठ आपके सामने ही रहते हैं, पर आपकी स्थूल आंखें इन्हें नहीं देख पाती। आप जो भी करते हैं, अच्छे काम या बुरे काम, आप जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ एक तरंग के माध्यम से इस आश्रम में पहुंचते हैं और आपका पूरा हिसाब किताब यहाँ पर होता है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम ज्ञानगंज के अंदर मौजूद है। ये ज्ञानगंज इन सभी दिव्य आश्रमों में से सबसे प्रमुख है और इसकी छोटी छोटी शाखाएं पूरे भारत में और दूसरी जगह भी फैली हुई है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये आश्रम सिर्फ पहाड़ों पर ही बने हैं तो आप गलत हैं, बल्कि ये आपके शहर में किसी बाजार के बीचों बीच भी मौजूद हो सकते हैं, पर आपकी स्थूल आंखें इन्हें नहीं देख पाती। इस वीडियो में हम आपको ज्ञानगंज जाने वाले कुछ लोगों की सच्ची कहानियां बताएंगे और साथ ही साथ उन महात्माओं के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने आखिर ज्ञानगंज के बारे में क्या कहा। ज्ञानगंज कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, लेकिन ये गुप्त रूप से धरती पर ही मौजूद है। कई सिद्ध योगी संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञानगंज कैलाश के आगे के क्षेत्रों में मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों की उम्र नहीं बढ़ती और वो हमेशा जवान रहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये होता कैसे है कि इंसानी शरीर भी हो और वो भी बूढ़ा ना हो। दरअसल रक्त मांस वाला शरीर वह क्रम के अनुसार 100 वर्ष तक भी ठीक से नहीं पहुंच सकता। उसके पहले ही उसका पूरा शरीर कमज़ोर और बूढ़ा हो जाता है। परंतु ज्ञानगंज में रहने वाले महापुरुषों का शरीर योग क्रिया करने के कारण पूरी तरह से बदल जाता है, यानी कि उनका कायाकल्प हो जाता है। उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती और मल त्याग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ तक कि उन्हें नींद भी नहीं आती। उनका शरीर होता तो है मनुष्य की तरह, परंतु उनके शरीर का अंदरूनी पैटर्न पूरी तरह से बदल जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर ज्ञानगंज के होने के क्या प्रमाण है। तो इसके बारे में कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस वक्त 2 जर्मन पर्यटक भारत यात्रा पर आए थे और इसी बीच युद्ध छिड़ गया। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश सरकार कहीं उन्हें बंदी न बना ले। वे दोनों हिमालय से होते हुए तिब्बत भाग जाने का फैसला करते हैं और संपूर्ण युद्ध काल वहीं पर बिताने की सोचते हैं। जब वे हिमालय के तिब्बत वाले क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक अद्भुत और अलौकिक मठ देखा। वे दोनों उस मठ के सामने जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वे भविष्य में पहुंच गए हो। ऐसी चीज़ें और इतनी उन्नत तकनीक उन दोनों ने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर के अंदर कुछ आश्रम के साधु संत उन दोनों के सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तुम दोनों यहीं पर रह सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ पर आराम से रहने लगे। कुछ काल पश्चात जब लड़ाई समाप्त हुई तो आश्रम से अनुमति लेकर वे दोनों पैदल पैदल भारत न जाकर बर्मा पहुंच गए। उन दोनों ने वहां के लोगों को उस मठ के बारे में जानकारी दी और वहां के विकसित विज्ञान के बारे में पूरी बात बताई। ये सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उस जगह को देखने की मांग की, कुछ लोगों ने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की। फिर वो दोनों जर्मन सभी लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उन्होंने कई महीने बिताए थे। जब वे वहां पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। सब कुछ वहीं पर मौजूद था। वही वृक्षावली, वही पर्वत शिखर, वही झरना, वही शिलाखंड जहां वे अपना अधिकांश समय बिताया करते थे। सब कुछ वहीं पर था, पर वो विशाल मठ गायब था। न जाने इस अल्प अंतराल में वो कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। अब बात करते हैं एक और घटना की जो कि हिमालय की नहीं बल्कि बम्बई की है। कर्नल ऑलकांट ने अपनी किताब ओल्ड डायरी लेवेस में एक घटना का जिक्र किया है।
घटना बम्बई की है। एक बार ऑलकांट और थियोसोफी की संस्थापिका मैडम बेलोट्स्की घूमने निकले। कुछ दूर चलने के उपरांत बेलोट्स्की ने अचानक एक स्थान पर गाड़ी रुकवाई। कर्नल से गाड़ी पर रुकने को कहकर वे स्वयं उतर पड़ी और ये कहते हुए सामने के मठ में चली गई कि मैं अभी आती हूँ। ऑलकांट ने देखा कि पास एक विशाल मठ है और बेलोट्स्की मठ के अंदर चली गई। थोड़ी देर पश्चात बेलोट्स्की बाहर निकली तो उसके हाथ में फूलों की कई मालाएं थी। उनमें से एक माला उसने ऑलकांट को दे दी। अगले दिन ऑलकांट अकेले घूमने निकले और घूमते घूमते उसी स्थान की ओर निकल पड़े जहां पर वो मठ था। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दिन पहले उसने जिस भव्य मठ को अपनी आंखों से देखा था, आज वो यहाँ से गायब था। मठ के स्थान पर मात्र एक उद्यान था। उन्होंने अपने ड्राइवर से इसके बारे में पूछा कि यहाँ पर तो एक विशाल मठ था, वो कहाँ है। इस पर ड्राइवर ने कहा, मैं तो यहाँ पर बरसों से कार चला रहा हूँ, यहाँ तो कोई मठ न था और ना अब है। अब बात करते हैं ज्ञानगंज की एक और घटना के बारे में। इस घटना का उल्लेख गोपीनाथ कविराज जी ने अपनी एक किताब में किया है। इस किताब का नाम है ज्ञानगंज। केदार नाम का एक कम उम्र का लड़का था। कहते हैं कि एक शाम केदार के पास एक योगी पुरुष आए और एक स्थान का पता बताते हुए दूसरे दिन वहां आकर मिलने को कहा। उस योगी पुरुष ने कहा कि तुम विश्वेश्वरगंज तक आ जाना, बाकी आगे आने का रास्ता तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। अगले दिन केदार ने साइकिल उठाई और विश्वेश्वरगंज तक पहुंच गया। फिर पता नहीं क्यों उसे मैदान की तरफ जाने का मन हुआ। वो किसी आकर्षण से मैदान के रास्ते पर खींचा चला जा रहा था। आगे पहुंचकर उसने देखा कि मैदान के मध्य में एक बड़ी शिला है और उसके ऊपर एक दिव्य पुरुष विराजमान है। उनके दर्शन से केदार के मन में यह भाव आया कि लगता है इन्होंने ही बुलाया होगा। समीप जाने पर उन महापुरुष ने उसे बैठने का इशारा किया और कुछ रहस्यमय प्रसंग समझाने लगे। चर्चा बहुत देर तक चली। काफी समय हो जाने पर महापुरुष ने केदार से कहा, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में बहुत चिंतित हो रहे हैं। केदार ने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं। फिर उस दिव्य महापुरुष ने सामने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और सामने सारा दृश्य दिखने लगा। उसका घर, माँ, बहन, भाई, सब कुछ पूरी तरह से दिखने लगा। फिर जैसे ही दिव्य पुरुष ने अपना हाथ पीछे किया, सारा का सारा दृश्य उसी वक्त गायब हो गया। केदार ने पूछा, वो अभी किस स्थान पर है। दिव्य पुरुष ने कहा कि वो अभी एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां से समस्त विश्व अत्यंत निकट है। इसके पश्चात केदार ने उन्हें प्रणाम किया और चल पड़ा। उसका विश्वास था कि मैदान पार करते ही वो विश्वेश्वरगंज तक पहुंच जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। मैदान को पार करते ही उसने खुद को इलाहाबाद रोड पर पाया, जहां से विश्वेश्वरगंज लगभग 3 मील दूर पर था। वो गया था पूर्व की ओर पर लौट रहा था पश्चिम की ओर से। इतना ही नहीं, केदार जब जब उस दिव्य पुरुष से मिला, हर बार उसके लौटने के स्थान और दिशा भिन्न भिन्न थे। केदार ने आगे ये भी बताया कि उसने पहले कभी भी इस मैदान को नहीं देखा था। हालांकि वो इस जगह पर कई बार आया, परंतु उसने कभी इस मैदान को नहीं देखा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज्ञानगंज के बारे में सिर्फ हिंदी किताबों में ही लिखा गया है। ज्ञानगंज के बारे में एक गुजराती ग्रंथ में भी बताया गया है। इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि सत्य ज्ञानाश्रम नाम का एक बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत आश्रम है, जो कि हिमालय के तिब्बत क्षेत्र में है। यहाँ ज्ञान विज्ञान की अद्भुत उन्नति हुई है। यही ज्ञान हम इंसानों के दिमाग में सूक्ष्म रूप में डाला जाता है, जिससे कि हम इंसान उसका निर्माण कर सके। आज जो भी हमें मिला है, हम जिस भी चीज़ की रचना करते हैं, वो भाव हमारे मन में ज्ञानगंज से ही आते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये सब हमारी उत्पत्ति है। कहते हैं कि एक रोम पर्यटक भारत आया था और उसने भी इस मठ को देखा और यहाँ की उन्नत तकनीक देखकर वो भौचक्का रह गया था। इस पूरी यात्रा का विवरण उसने अपनी किताब में भी किया है। इसके अलावा एक ग्रीक यात्री ने भी इस गुप्त स्थान के बारे में लिखा है कि ऐसा विलक्षण स्थान जैसा कोई भी स्थान इस धरती पर मौजूद नहीं है। कहते हैं कि आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व फेंगलियान नामक एक चीनी यात्री ने इस दुर्गम हिमालय का वृत्तांत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि यहाँ पर एक रहस्यमय मठ में अद्भुत यौगिक क्रियाएं होती है, जिसके बल पर वहाँ के योग की दिव्य शक्ति संपन्न बन सके।
हिमालय का वो अलौकिक आश्रम अनेकों प्रकार की परा अपरा विद्याओं का अनुपम भंडागार है। कायाकल्प की अनूठी प्रक्रिया द्वारा वृद्ध देह को वहां पर तरुण बना लेना, समूचे स्थान को एक स्थान पर बैठकर देख लेना, वैज्ञानिक यंत्रों के बिना दुस्साध्य रोग, अंग भंगता एवं विकलांगता को दूर कर देना, बेडौल शरीर को एक सुंदर और आकर्षक शरीर बना देना जैसे कितने ही लौकिक अलौकिक विद्याएं अब भी यहाँ पर संरक्षित है। ज्ञानगंज में करीबन 12 साल तक रहकर आने वाले स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी अक्सर अपनी वार्तालापों में ज्ञानगंज की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने खुद वहाँ के योगियों से सूर्य विज्ञान का ज्ञान लिया था। वे अक्सर सूर्य विज्ञान के चमत्कारों को अपने भक्तों के सामने दिखाया करते थे। वे बैठे बैठे ज्ञानगंज से संपर्क करते थे और वहाँ से कई चीज़ें पलक झपकते ही ले आते थे। इसके अलावा बंगाल के विख्यात संत राम ठाकुर ने भी अपनी बातचीत के दौरान हिमालय में स्थित कितने ही सिद्ध स्थलों के बारे में बताया करते थे। अपनी चर्चा में वे वशिष्ठ आश्रम एवं योगेश्वर आश्रम जैसे सिद्ध स्थानों का अक्सर उल्लेख किया करते थे। उनका कहना था कि वहाँ पर स्फटिक निर्मित एक विशाल शिवलिंग है जिसके चारों ओर एक अपार्थिव शुभ्र ज्योति फैलकर उसे अलौकिक करती रहती है। उस सुंदर शिवलिंग पर ध्यान जमाए एक रूप सुंदरी न जाने कब से ध्यानस्थ है। राम ठाकुर जी एक और सिद्धाश्रम के बारे में बातें किया करते थे जिसका नाम है कौशिकी सिद्धाश्रम। वे बताते हैं कि वो बड़ा ही रमणीय स्थान है। संपूर्ण मठ शिला के द्वारा निर्मित है। वहाँ 10 महातापस सदियों से तपस्यारत है। उनका कहना है कि सामान्य लोगों की दृष्टि में ये आश्रम अगोचर बने रहते हैं और सिर्फ अधिकारी पुरुषों को ही दृश्यमान हो पाते हैं। राम ठाकुर के इन प्रसंगों का जिक्र बंगाल के प्रसिद्ध लेखक नवीन चंद्र सेन ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा के प्रतारक न प्रवर्चक नामक चतुर्थ अध्याय में किया है। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने ही सिद्धाश्रम हैं हमारे आसपास, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाते, या तो ये कह लीजिए हम अपने ही दुनिया में इतने उलझे हैं कि हमारी आंखें सिर्फ भोग विलास पैसा मोह माया को ही देखती रहती है। अगर आप चाहे तो इन आश्रमों को देख सकते हैं, बस आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी, यानी कि खुद को एलिजिबल बनाना होगा। दोस्तों, आप ज्ञानगंज के बारे में और क्या जानते हैं और क्या आप ज्ञानगंज को देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।